नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो हमारा हिंदी का पेपर है, क्योंकि अब आप सभी को पता है अब हमारी परीक्षाएं नजदीक हैं। तो हमें अब थोड़ा सा, क्योंकि तैयारी हमारी लगभग हो चुकी है अपने सब्जेक्ट की, तो थोड़ा सा हमें अब अपने पेपर पे ध्यान देना है कि किस तरह से हमने अपना पेपर जो है अटेंड करना है, कैसे हमने अपने एग्जाम में अपने पेपर को सॉल्व करना है और किस तरह के प्रश्न पर हमने कितना समय देना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके साथ साथ हम अपने जो जरूरी टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारे जरूरी टॉपिक्स हैं, जो हमारे जरूरी चैप्टर्स हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो चैप्टर्स आपके, क्योंकि हम एक ही नहीं 2-3 सैंपल पेपर हम यहाँ पर लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो चैप्टर आपका बार बार रिपीट हुआ है, जो चैप्टर आपका, जो कविता आपकी बार बार रिपीट हुई है, या जिस चैप्टर से आपका बार बार यहाँ पर प्रश्न में आया है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि यही आपका जो एंड टाइम होता है, इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाते हैं किसी भी चीज की। तो इसलिए हम यहाँ पर इस पेपर को लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर समझेंगे कुछ जरूरी चीजें पेपर से रिलेटेड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरह का आपका पेपर होगा, जैसे आप क्लास 10th में इससे पहले भी बोर्ड परीक्षाएं दे चुके हैं, आप सभी को पता है। लेकिन वो हमारा लेवल जो होता है वो क्लास 10th का होता है। यहाँ पर 12th में आने के बाद आपकी चीजें थोड़ा सा बदल जाती हैं। ये जो हमने पेपर यहाँ पर लिया है, ये 2022 का हमारा पेपर है और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी जो हमारे पेपर आ रहे हैं वो हमारे 80 मार्क्स के यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा पहला जो पेपर है वो 100 मार्क्स का यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे यानी कि एग्जाम के समय हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि हम ये सारे निर्देशों को, वैसे तो वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम पेपर में जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं, जो भी चीजें हमें दी गई हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद हम अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करें। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम देखेंगे अपने पेपर में दिए गए जो जरूरी निर्देश हैं उनको हम देखेंगे, उनको समझेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिया गया है, समय दिया गया है। तो समय हमारा 3 घंटे का होता है पेपर का। और अब देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। अब देखिए, यहाँ पर 2 खंड है और दोनों ही खंडों में दिए गए सभी प्रश्नों के देना उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार ही दीजिए। अब देखिए, ये चीज की आपने सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है कि कई बार होता है कि बच्चे एक प्रश्न यहाँ से उठाते हैं, एक प्रश्न वहां से उठाते हैं, एक प्रश्न वहां से उठाते हैं। तो जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा सा चेक करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी कॉपी की व्यवस्था होती है कि किस तरह से आप पेपर को लिख रहे हैं, किस तरह से आप पेपर अटेंड कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी आपकी मायने रखती है चीज। अगर आपने, देखिए, लिखना तो सेकेंडरी होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो ज्यादा मायने रखता है कि आपने किस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पर कि आपने दोनों खंडों को करना है और दोनों खंडों में से आपका जो उत्तर है वो क्रमवार होना चाहिए, जितना संभव हो सके, यथासंभव यानी कि जितना संभव हो सके। देखिए, कई बार होता है कि बीच में आपके निबंध आ जाता है, तो निबंध आपको अगर उस टाइम पे नहीं लिखना है, आपने एंड में लिखना है, तो आप उतना उस चीज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरा पेपर आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे कि पहले आपने प्रश्न 1 किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार हम पूरे पेपर को देख लेते हैं इसमें क्या कुछ हमारे पास है, और उसके बाद फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा खंड अ है, जिसमें आप देखेंगे हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। और ये गद्यांश हमारा अपठित होता है, ये आप सभी को पता है, ये अपठित गद्यांश है जो हमने पढ़ा नहीं है और इसे हमें पढ़ना होता है। और इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर प्रश्नों के
उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर अगला प्रश्न, सेकंड जो प्रश्न है वो है हमारा निबंध। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, निबंध, जिसमें हमें 4 टॉपिक दिए गए होते हैं और उन 4 में से हमें लगभग जो है 200 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं, 4 में से अभी हम 3-4 सैंपल पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लगभग, जैसे 4 एक में दिए गए हैं, तो अगर हम 4 और करेंगे तो हमारे पास लगभग हम 15-16 जो आपके यहाँ पर निबंध हैं उन पर डिस्कस कर लेंगे। तो निबंध तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ना है, या ये तो आपका जो आपको ज्ञान है कि कितना आपके पास शब्दकोश है, कितनी आपके पास जानकारी है, कितनी आप चीजें अपने किताबी ज्ञान के अलावा आप कितनी सारी चीजें जो पढ़ते हैं वो सब चीजें आपके यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो ये 4, उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। अब ये आपका थोड़ा सा आता है व्याकरण पोर्शन, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 से। उसके बाद प्रश्न 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपका होता है आलेख लेखन। अब ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको प्रश्न का जब उत्तर कराऊंगी, तो प्रश्न को जब आपको डिस्कस करूंगी तो उसके साथ में आपका उत्तर भी आपको समझाती हुई जाऊंगी कि किस तरह से आपने एक आलेख लिखना है, एक अच्छे आलेख को आप किस तरह से लिखेंगे और क्या जरूरी बातें होती हैं एक अच्छे आलेख को लिखते समय आवश्यक। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं जब जब हम इस प्रश्न पर पहुंचेंगे तो तब मैं इसको आपको आंसर सहित बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। उसके बाद ये आ जाता है हमारा काव्य खंड, यानी कि ये कविताएं यहाँ पर से हमारी शुरू हो जाती हैं। और आप देखेंगे ये हमेशा आप क्लास 10th में भी आपका इसी तरह का प्रश्न आता है। आपको 2 काव्यांश दिए गए होते हैं, आप ही की पाठ्य पुस्तिका, जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसमें से आपको 2 काव्यांश यहाँ पर दिए गए होते हैं, जिनमें से आपको किसी एक पर, ठीक है, किसी एक पर आपने जो प्रश्न आपको दिए गए, जो आपको टॉपिक दिया गया है, उनमें से प्रश्नों के उत्तर आपने देने होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। और एक चीज सबसे मेन होती है, ये मैं जब भी आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, जब भी मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ, चाहे कोई कविता हो या कोई भी आपका गद्य से रिलेटेड कोई चैप्टर हो, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको कवि और कविता का नाम, ठीक है, क्योंकि जब आपका पठित गद्यांश आता है ना, तो उसमें भी आपका प्रश्न आता है कि ये गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न में आपने दोनों चीजें, यानी कि 1 नंबर का आपका कवि का नाम है, 1 नंबर का आपका कविता का नाम है, तो ये दोनों चीजें आपने अच्छे से पढ़नी होती है। यानी कि जब जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम आप जरूर याद करें। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में से किसी एक, अब देखिए 2 यहाँ पर दी गए हैं और दोनों चैप्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप अब देखेंगे यहाँ पर जब हम 3-4 इयर्स के जब सैंपल पेपर देखेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि ये चैप्टर जो है कई बार रिवाइज हुआ है, कई बार इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स भी जो होंगे ना चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे आपके प्रश्न पत्र सॉल्व करते करते। तो देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये भी आपकी एक कविता है और इसके भी आपने, और देखेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं इस कविता से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपका यहाँ पर आता है अगला, काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से आपका वही काव्यांश को पढ़ना है और आपने उससे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और ये अभी पूरा पोर्शन आपका काव्यांश का ही चल रहा है, तो इसमें भी जो नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7 होगा, 6 और 7, ये भी काव्यांश से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप प्रश्न 7 देखेंगे, ये आपकी कविताओं से लिए गए हैं, यानी कि आपने इनको, जितनी भी आपके पाठ्य पुस्तिका में कविताएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और आप देखेंगे कि इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं और 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का है। ठीक है,
तो अब आपको देखेंगे सारे के सारे लगभग आपने अच्छे से कविताएं पढ़नी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 कविताएं आपके ऊपर आ चुकी हैं और 3 प्रश्न यहाँ पर आपको अलग अलग दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो साथ ही ये कविताएं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, उसके बाद हमारा गद्य खंड यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, गद्य खंड में आपको सबसे पहले सेम यानी कि पठित गद्यांश आपको दिया जाता है और पठित गद्यांश के साथ आपने उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पठित गद्यांश है और आपको ऑप्शन दिया गया होता है इसके साथ एक और, जिसको आपने पढ़ना है और उससे जुड़े हुए भी आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये आपके गद्यांश यानी कि पठित गद्यांश हैं जिनसे रिलेटेड आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला आता है आपका जो प्रश्न 9, ये आपके प्रश्नोत्तर हैं। आपने 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर केवल देने हैं और आप देखेंगे कि 3 में से जो आपके जो 2 प्रश्न ही आपने सॉल्व करने हैं। तो आपको बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आप केवल चैप्टर को भी पढ़ते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि एक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का है। इस चीज पर आपने ध्यान देना है कि किस तरह से आपने उसकी व्याख्या करनी है, किस तरह से आपने उसको कितना लिखना है। तो ये सारी चीजें और पाठ को भी मैं साथ के साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपकी देखिए सेकेंड बुक। ये है आपकी सेकेंड बुक। प्रश्न 10 जो आपका आता है ये आपकी सेकेंड बुक है और इससे रिलेटेड भी आपके प्रश्न आते हैं जो आपने केवल और केवल पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर देखेंगे 3 प्रश्न आपके यहाँ पर भी हैं और इसमें भी आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर जो है आपका एक प्रश्न केवल 2 नंबर का है। तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर लिखना है और उस हिसाब से आपने प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब प्रश्न 11 जो है आप देखिए ये 5 नंबर का यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11 जो है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपने एक बहुत अच्छा आंसर इस प्रश्न का देना है। बहुत ही अच्छा उत्तर आपने इसका देना है, यानी कि जिस तरह से आप निबंध लिखेंगे बिल्कुल उस तरह से आपने पूरे पाठ की एक तरह से व्याख्या यहाँ पर करनी है। जो पूछा गया है पाठ के विषय में वो आपने लिखना है। और यहाँ पर भी आपके 2 प्रश्न हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं और इनमें से आपने किसी एक पर आपने लिखना है। ठीक है, आप प्रश्न एक बार पढ़कर देखते देखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। तो आपने सिल्वर वेडिंग चैप्टर पढ़ा होगा और काफी ज्यादा चीजें इसमें हैं। तो अलग अलग उदाहरणों से आप चैप्टर से रिलेटेड यानी कि जो पाठ में आपके अलग अलग उदाहरण हैं उन उदाहरणों से आप इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। और देखिए यहाँ पर जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जूझ चैप्टर भी आपने पढ़ा है और आपने उसके शीर्षक पर आपने यहाँ पर डिस्कस करना है कि कितना उचित है ये शीर्षक इस पाठ के लिए, क्योंकि पाठ आपने पूरा पढ़ा है। तो उस तरह से आप उत्तर देंगे और ये ध्यान दीजिएगा कि आपने कितना इसमें लिखना है और बहुत ज्यादा फालतू नहीं लिखना है कि आपने एक्सेस में फालतू बातें लिख दी हैं। आपने जरूरी पॉइंट्स लिखने हैं और अच्छा लिखना है और बहुत ज्यादा 10 पेज नहीं भरने हैं। केवल आप 3 से 4 पेज, अगर 3 पेज भी यहाँ पर लिखते हैं, 4 पेज भी अगर यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन आप उसमें सटीक बातें अच्छी बातें अगर लिखते हैं तो वो आपका यहाँ पर उत्तर काफी हद तक अच्छा होता है। यानी कि 3 पेज भी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक होते हैं अगर आप सही सही उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा खंड अ जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा जो खंड ब है वो हमारे संस्कृत से रिलेटेड खंड है, यानी कि जिसमें भी आपको जो आपके साथ हिंदी के साथ जो आपकी संस्कृत है अनिवार्य संस्कृत उसको आपने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर अपने खंड अ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है हमारा अपठित गद्यांश।
ठीक है, जो हमारा अपठित गद्यांश है इसको हमें सॉल्व करना होता है सबसे पहले। तो आज हम इसी तरह से, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको समझना है, वो चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा अपठित गद्यांश, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और ये जो आपका गद्यांश है आप देखेंगे 3 और आपके यहाँ पर 6, 9, 12 और 15, ये आपका टोटल जो आपका पूरा का पूरा जो प्रश्न है 15 नंबर का आपका ये प्रश्न है। अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, कितना अच्छे से आपको पढ़ना होगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये इजी है, ये बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको नहीं लेना है, क्योंकि 15 नंबर का आपका ये प्रश्न है। आपने इसको बहुत अच्छे सीरियसली लेना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उत्तर देना है, समझ कर उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आप गद्यांश को यहाँ पर किस तरह से समझेंगे। जब लोग त्रस्त हों, जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। देखिए ये जाहिर सी बात है ये, कि जब कोई इंसान किसी चीज से त्रस्त हो, एक तरह से उसने किसी चीज से धोखा खाया हो, या वो बिल्कुल किसी चीज से पराजित हुआ हो, या बहुत ही ज्यादा शोकग्रस्त हो, यानी कि दुख से पीड़ित हो, तो तब उन्हें हमारी सहानुभूति की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। ठीक है, हमें उनको जरूरत होती है कि उन्हें कोई सहानुभूति दे, उनकी कोई हेल्प करे, या उनको कोई एक तरह से प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर आदमी हारता है, जहां पर आदमी एक तरह से थोड़ा सा भी झुक जाता है, थोड़ा सा भी एक तरह से उसका शोक में होता है, दुख में होता है, तो उसका आत्मविश्वास वहां पर थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ा सा डरा हुआ रहता है वो। तो उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। तो आजकल तो ऐसा ही होता है कि जहां पर किसी को कोई इंसान दिखता है कि वो किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से परेशान है, किसी भी कारण से दुखी है, किसी भी कोई समस्या से वो ग्रस्त है, तो आजकल इंसान जो है क्या करते हैं, उसकी परेशानी का और मजा लूटते हैं, और मजा लेते, आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें आगे बढ़ना है, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह का प्रोत्साहन, इस तरह की सहानुभूति, इस तरह की सहायता उन्हें प्रदान करनी चाहिए कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप कर सकते हैं, आप अभी हारे नहीं है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और हमें उस समय उनकी खिल्ली, यानी कि उनका कोई भी मजाक की, नहीं यार ये तो ऐसा ही था, तभी इसके साथ ऐसा हुआ, ये तो इस तरह से करता था तभी इसके साथ ऐसा हुआ, ये हमेशा इसी तरह रहता था तो इसके साथ ऐसा हुआ। इस तरह का कोई मजाक या उनकी परेशानी का मजा लूटने का, कि अच्छा हुआ इसके साथ, क्योंकि ये इसी तरह से रहता था, ये इसी तरह से काम करता था, ये इसी तरह इसी लायक था, इस तरह कहकर उनकी परेशानी का, उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। यानी कि हमें कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो भी कभी कहते हैं ना कि हमेशा सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा व्यक्ति, सच्चा इंसान वही होता है जो किसी की परेशानी में उसका साथ दे, जो किसी की
मुसीबत में उसका साथ दे। देखिए भले ही आप किसी के सुख में उसका साथ ना दे, उसके साथ खड़े ना हो, उसका सहारा ना बने, लेकिन अगर आप उसके दुख में खड़े हैं ना, तो वो हमेशा आपको जीवन भर आपको याद रखेगा और आपकी सहायता को याद रखेगा। तो हमेशा उनके दिल में आप स्थान हमेशा के लिए प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो जिंदगी भर आपको याद करेगा। और साथ ही अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि को विस्तृत करते हैं, यानी कि और आगे वो जीवन में बढ़ते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार के लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। देखिए आप दूसरों के सुख दुख में अच्छे से, यानी कि सच्चे अंतःकरण से, यानी कि दिल से, किसी के सुख में, किसी के दुख में, किसी की परेशानी में अगर आप अंतःकरण से, सच्चे दिल से अगर आप दिलचस्पी लेते हैं, सच्चे दिल से आप उसके सुख दुख में शामिल होते हैं, तो ये आपके अच्छे संस्कार है। ये आपके अच्छे संस्कार है। इससे पता चलता है कि आपकी फैमिली कैसी, आपका परिवार कैसा, आपको किस तरह की परवरिश मिली हुई है, आपके संस्कार कैसे हैं। ठीक है, तो अच्छे संस्कार के लक्षण तो ये है ही, साथ ही ये आपकी व्यवहार कुशलता को भी दर्शाते हैं कि आपको किस तरह का व्यवहार किस जगह पर करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार किस जगह पर नहीं करना चाहिए, इस चीज में आप निपुण हैं। ठीक है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। और देखिए यही चीज जो है हमारी व्यवहार कुशलता ही है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है, कि अगर हम किसी के दुख में दुखी है, अगर हम किसी के सुख में सुखी है, अगर हमें किसी की उन्नति से हमें खुशी है, किसी के अच्छे काम से हमें खुशी है, या हम उसको उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उसके दुख में उसके साथ खड़े हैं, तो क्या होता है कि यही चीज लोगों को आकर्षित करती है। हमेशा लोग कहते हैं कि अरे यार वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, वो हमेशा सभी के साथ, सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। इस तरह से ये लोगों को हमारी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। लोग हमारे व्यवहार से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसमें दिखावा, बनावटीपन, ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये दो चीजें होती है, एक होता है कि आप सच्चे दिल से किसी के साथ हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसी के साथ खड़े हैं, तो इसमें बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए ये काम कर रहे हैं। कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा हो रहा है, या ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार कि अंदर से आप कुछ और सोचते हैं, मन में आपके कुछ और है। आप बिल्कुल भी एक सच्चे व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है, कि आप लोगों का, आपका व्यवहार जो है सबके साथ जो है अच्छा नहीं है, और आप केवल ऊपरी तौर पर शिष्टाचार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने यहाँ पर बताया कि इसमें कोई भी दिखावा या बनावटीपन या ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। ऊपरी शिष्टाचार यानी कि केवल दिखावे का शिष्टाचार, कि आपका व्यवहार आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं है, या लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या आप केवल और केवल ये जो शिष्टाचार है ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, या अच्छी चीजें आप केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप दिल से बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं सोचते। ठीक है ना, जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वह हृदय को बांध भी सकती है। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वो हृदय को बांध सकती है। यानी कि आप किसी भी इंसान के लिए जब काम करते हैं, किसी भी इंसान की जब कोई हेल्प करते हैं, कोई मदद करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या करती है, वो आपकी हृदय से निकली हुई भावना है, यानी कि आप दिल से उस काम को कर रहे हैं, तो वो लोगों को दिखाई देता है, और वो क्या करती है, हृदयों को बांध भी सकती है। यानी कि वो हमेशा आपको उस व्यक्ति से क्या करती है, जोड़े रखती है, कनेक्ट रखती है। हमेशा वो व्यक्ति चाहता है कि वो आपसे जुड़ा रहे, वो आप किसी भी तरह से, वो आपको अपने आप से दूर नहीं चाहता, यानी कि आपको खोना नहीं चाहता। वो किसी भी, क्यों कहते हैं ना कि सच्चा मित्र
देखिए हम कहते हैं सच्चा मित्र क्या होता है, तो हमने सच्चे मित्र की परिभाषा जब हमने पढ़ी तो हमने उसमें कहा कि जो कभी भी इंसान आपके दुख में खड़ा रहे, ठीक है। तो सुख में तो सभी रहते हैं, लेकिन दुख में जो इंसान आपकी खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है, यानी कि वही आपके दिल से जुड़ा हुआ है, वो आपके दुख को अपना दुख समझता है, वो आपके किसी भी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर जब तक वो आपकी हेल्प करता है तो वही आपका सच्चा मित्र है, ठीक है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्म संतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह भी आपकी तरह, हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा होता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देखें कि ऊपर से जो कोई बड़ा आदमी है कितना भी आत्मविश्वासी और कितना भी आत्म संतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, देखिए कोई भी व्यक्ति जो आपको ऊपर से, चाहे वो देखिए बड़े जो लोग होते हैं, आपके मम्मी पापा की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, कि वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो हर टाइम क्या होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो आत्म सेटिस्फाइड है वो उस चीज से, लेकिन भीतर से अंदर से वो भी एक इंसान है, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी वो क्यों ना हो, ठीक है, अंदर से वो भी क्या है, एक इंसान है। और उनकी भी जब आप, उनको भी जब आप प्रोत्साहन देते हैं, उनको भी जब आप मोटिवेट करते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा किया, आप और भी अच्छा कर सकते हैं, या आप उनसे स्नेह, आपको आपका प्यार उन्हें चाहिए कि आप उनसे प्रेम से रहें, उनसे प्रेम से बातचीत करें। अब देखिए केवल पैसा, अब देखिए यहाँ पर दो तरह के बड़े आदमी की हमने बात की, कि एक तो होता है जो पैसे से बड़ा होता है, ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति जो हमसे उम्र में बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो कितना आदमी कितना भी बड़ा हो, वो भले ही, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो भी एक तरफ से आपको बहुत ज्यादा क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि वो संतुष्ट है, या उसके साथ उस पर, उसमें काफी ज्यादा आत्मविश्वास भी होगा, वो सोचेगा हाँ कि मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन जब उसके पास भी एक ऐसा टाइम आता है कि जहां पर पैसा भी काम नहीं आता, क्योंकि वो भी एक इंसान है, ठीक है, वो भी एक इंसान है। पैसा केवल हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरी करता है, लेकिन इंसान का जो मेन चीजें होती हैं, जैसे इंसान का जो मन होता है, उसको सबकी जरूरत होती है, उसको परिवार की जरूरत होती है, उसको मित्रों की जरूरत होती है, उसको फैमिली की जरूरत, उसको अपने आस पड़ोस की, अपने रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह किसी न किसी इंसान की वैल्यू होती है, किसी न किसी इंसान का महत्व होता है। और यही सब चीजें हमारे हमारे को हमें खुशी देती है, हमें प्रसन्नता देती है, ठीक है ना। तो भीतर से, जैसे मैंने कहा कि कितने भी बड़े आपके व्यक्ति हैं, कितने भी बड़े लोग हैं, तो वो भी अंदर से क्या होता है, प्रशंसा का भूखा होता है, प्रोत्साहन का भूखा होता है, स्नेह का भूखा होता है, कि उसको भी चाहिए कि कोई उसकी तारीफ कर दे, थोड़ा सा कोई उसको भी मोटिवेट करे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं और आप और भी अच्छा करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। स्नेह यानी कि कोई उसके साथ भी मित्रता करे, कोई उसके साथ भी अपना एक तरह से अच्छे से बात करें, अच्छे से समय बिताए, ठीक है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। अब देखिए एक होता है कि ये जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन आप प्रामाणिकता पूर्वक आप उसे ले सके, यानी कि आप उसके साथ यदि बंध जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी ऐसे काम को करके जिससे वो मान जाए कि हाँ आपने ऐसा किया है, तो आप मेरे मित्र बनने के लायक हैं, आप मेरे संबंधी बनने के लायक हैं, या कुछ भी, ठीक है। तो आप उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, वो भी आपको दिल से जो है प्रेम करने लगेगा, और उसको भी दुख होगा यदि आप उसको कोई भी कष्ट या चोट पहुंचाएंगे, ठीक है। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही है व्यवहार कुशलता। तो देखिए अगर आप दूसरों की भावनाओं को ठीक से समझ पाते हैं, अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, ठीक ठीक से समझ पाते हैं, ठीक है, और उनकी कद्र करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं, उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके साथ उनके फीलिंग्स के हिसाब से, उनकी भावनाओं के हिसाब से सच्चाई और स्नेह का एक तरह से व्यवहार करते हैं, कि किस तरह का व्यक्ति है और मुझे इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये अगर आप जान जाते हैं तो यही है आपकी व्यवहार कुशलता। यानी कि आप यदि उस व्यक्ति को धोखे में नहीं रखते हैं
और आप जानते हैं कि ये बहुत ही सच्चा व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, और आप उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करते हैं, आप उसके साथ उसी के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करते हैं, और आप उसकी भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाते, तो यही है व्यवहार कुशलता। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो गद्यांश है वो खत्म होने की कगार पे, यानी कि टॉपिक हमारा कंप्लीट होने की कगार पे है, और आपको अब पता चल गया होगा अभी तक कि क्या कुछ इस टॉपिक में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यही चीज यानी कि हमारी व्यवहार कुशलता ही हमें सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे को खोलने की कुंजी, कि किस तरह से अगर आपका व्यवहार, आपके अंदर व्यवहार कुशलता है, आप अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रखते हैं और दूसरों के व्यवहार को भी समझने की अगर आपके अंदर क्षमता है और उसके अनुरूप आप उनसे व्यवहार करते हैं, तो यही आपके जीवन में लोकप्रियता की कुंजी है। यानी कि इसी से लोग आपको जानेंगे, इसी से आप लोगों को की नजरों में आप आएंगे, लोग आपको समझेंगे। देखिए कई बार होता है ना कि हम कहीं पर चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारा कोई भी हमारा कार्य क्षेत्र हो, या हमारे रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, आसपास हो, हम हर एक व्यक्ति की हमारी नजरों में एक इमेज होती है, हर एक व्यक्ति को हम पहचानते हैं। और खास तौर पर देखिए हमारे मित्र भी हो चाहे ना, उनमें भी हम किसी को कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कैसे कहते हैं हम ये कि ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी को हम कहते हैं कि ये, अरे यार ये थोड़ा सा ना बिल्कुल ऐसा है कि ये जरूरत के टाइम पे हमें हेल्प नहीं करता है, ये जरूरत के टाइम पे एक तरह से और ज्यादा हमें परेशान करता है। तो एक इमेज होती है कि ये इंसान ऐसा है। चाहे हमारे रिलेटिव हो, हम कहते हैं कि ये सबसे अच्छे हैं, और ये बिल्कुल हम कहते हैं ना कि ये हमारी बिल्कुल, अरे यार तुम तो बिल्कुल समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, या मैं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो यही जो इंसान होता है, जो सामने वाले की भावनाओं को समझ जाए और उसके अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करे, वही है व्यवहार कुशलता, और यही यही आपको लोकप्रिय बनाती है। अब देखिए लोकप्रिय आप दोनों तरह से हो सकते हैं, कि अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, किसी के एक तरह से दुख में, किसी के कष्टों में उसको और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, या उसको और दुख देते हैं, तो इससे भी आप लोग एक तरह से लोकप्रिय होते हैं, कि लोग कहेंगे कि अरे भाई ये इंसान, आपको पहले ही इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर आपको सबसे पहले वहां पर बुलाया जाएगा, आपको सबसे पहले वहां पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो यही सारी चीजें, और इससे ही हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है, तो अलग। ठीक है, अब देखिए जब तक हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के एक तरह से काम में उनके लिए एक तरह से एक प्रोत्साहन का काम करते हैं, तो इससे जो हमें अपने आप को, जो हमें शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, वो अलग है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एक अपठित गद्यांश यहाँ पर पढ़ा, और मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि लोगों को, अब इसे आप चाहे ना नोट कर लीजिए, क्योंकि बाकी ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आप इन चारों प्रश्नों को नोट कीजिए और इससे जुड़े हुए उत्तर आप घर से लिख कर लाइए। नेक्स्ट सेशन में हम उत्तरों को यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सारे उत्तर यहाँ से बताऊंगी, और तब मैं बता पाऊंगी कि आपने कितना इसको सही से समझा है और कितना आप नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है? पहला प्रश्न नोट करेंगे, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है? ठीक है, अगला प्रश्न है, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही सरल सा, अगर आपने अच्छे से समझा होगा, आप एक बार में उत्तर लिख देंगे और फिर आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, ऊपर से आत्मविश्वासी और संतुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति को भीतर से किस चीज की जरूरत होती है? ये भी बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने एक बार भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं।
व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं, यानी कि आप व्यवहार कुशल हैं ये कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण है व्यवहार कुशलता के, तो ये भी हमने पढ़ा है। और सबसे मेन जो प्रश्न आता है इस तरह का, यानी कि आपके पहले प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, बाकी को तो आप फिर भी अच्छे से कर लेते हैं, फिर भी आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 में से आप 2 नंबर या 2.5 नंबर या पूरे 3 नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन इसको आपने अच्छे से लिखना होता है। तो इसके लिए आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, जो आपने गद्यांश पढ़ा उसका आपको एक उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर देना है। तो चारों के चारों प्रश्न, पांचों के पांचों प्रश्न आप नोट कर लीजिए और घर पर इनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए, बाकी के टॉपिक्स को तो हमने आगे लेना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।